Okay, so this news is about the man-made death that triggered the attack in the tiger attack. ठीक है, तो पेंच जो है दिस इज इन द महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। पेंच एमपी, ये दिख रहा है बॉर्डर एरिया। पेंच ये वाला एरिया है, बॉर्डर पे एरिया है, मेनली मध्य प्रदेश में, हल्का सा इसका पार्ट महाराष्ट्र में भी है। थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, ये है, दिस इज द मेनली ये मध्य प्रदेश में है। इसमें कई कैटेगरी में आता है, जैसे एक होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उससे जब इम्प्रूव करते हैं तो उसको नेशनल पार्क बनाते हैं। और टाइगर रिजर्व थोड़ा सा बहुत स्पेशलाइज करते हैं कि सिर्फ टाइगर पे फोकस करना है, और भी चीज़ों पे फोकस करते हैं, बट टाइगर को ही मेन फोकस करते हैं तो उसको टाइगर रिजर्व बना देते हैं। दिस इज अंडर द टाइगर प्रोजेक्ट, और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट हुआ था, 1973 में स्टार्ट हुआ था, अंडर द इनिशिएटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक है, जो पहला टाइगर रिजर्व हमने डिक्लेयर किया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किया था, दैट इज इन द उत्तराखंड। ये तो पता होगा जिम कॉर्बेट। टोटल इंडिया में टाइगर रिजर्व जो है वो 53 है। अब सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है कि टाइगर का हैबिटेट बढ़ाना, उनका कंजर्वेशन बढ़ाना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एंड रिसर्च एंड एजुकेशन। मानिए कोई बीमारी हो रहा है किसी भी एनिमल को, टाइगर हो सकता है, राइनोसोरस हो सकता है, एलिफेंट की प्रजाति हो सकती है, किसी भी की प्रजाति हो, तो वहाँ पे रिसर्च एंड एजुकेशन का भी पर्पज होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस कि पेंच पता चल गया कहाँ पे है। ये टाइगर रिजर्व जो आसपास के हैं, यूपी में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व फेमस है? आप लोग घूमने जा सकते हैं, जस्ट बगल में वाल्मीकि है। हम लोग गोरखपुर यहाँ है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का नाम सुना है? जस्ट कुशीनगर वाला आप क्रॉस करते हैं तो जस्ट जब बिहार में एंट्री मारते हैं तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से ही होता है। यहाँ से मुश्किल से मुझे लग रहा है 90 किलोमीटर होगा। तो कभी भी आपका छुट्टी हो तो एक दिन घूम के आएगा। वैसे वहाँ टाइगर शायद दिखते नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता है, बट हाँ अभी लेकिन सफारी कुछ स्टार्ट किया है, घुमाना स्टार्ट किया है, दिखता नहीं है क्योंकि काफी नंबर्स कम है। ठीक है, तो लेकिन है, यू शुड गो, कम से कम जंगल का तो आप सीनिक ब्यूटी है वहां पे। ठीक है, फिर दूसरा है दुधवा, यहाँ पे दिखता है दुधवा एंड पीलीभीत में तो है। पीलीभीत है जस्ट ऊपर वाला, जो वेस्टर्न यूपी वाला बॉर्डर है, तो वहां पे तो ये जितने भी एरिया पास हैं तो कभी भी जाना हो यू कैन गो। ठीक है, और राजा जी है उत्तराखंड में, एंड जिम कॉर्बेट फेमस है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, इधर हम लोग देख सकते हैं बक्सा है, मानस है, पाके है, ये असम में है। अरुणाचल में कैमलॉन्ग है एंड नामदफा है। ये सब धीरे धीरे याद होगा, इसमें से कई हमने पढ़ा भी है, जैसे काजीरंगा हमेशा हम लोग पढ़ते रहते हैं, ओरंग पढ़ते रहते हैं, कई बार देखा है, तो ये सब मानस भी देखा है हम लोगों ने। फिर हम लोग सुंदरबन वाला देखते रहते हैं, ये सब भी न्यूज में आता रहता है, सिमलीपाल, सतकोशिया। ठीक है, इंद्रावती जो है दैट इज इन द छत्तीसगढ़। इंद्रावती एक रिवर भी है, काफी वहाँ का फेमस रिवर है। यहाँ इस एरिया को दंडकारण्यक कहते हैं। दंडकारण्यक इसलिए है कि वहाँ पे राक्षसों को राम जी ने दंड दिया था, ऐसा माना जाता है इस एरिया को। ये छत्तीसगढ़ का एरिया है, यहीं पे नक्सलाइट अटैक होते हैं, दंतेवाड़ा, ये सब का नाम सुना है, ये सब इसी एरिया में है। तो इंद्रावती यहीं से बहती है। ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। पन्ना का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पन्ना ये भी ज्यादा दूर है नहीं हम लोगों के पास, हम आप लोग जा सकते हैं। बांधवगढ़ है यहाँ पे। राजस्थान वाला आप लोगों ने रणथंभौर का नाम तो सुना होगा, हाँ सर, इसका भी काफी न्यूज में रहता है। मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे याद हो जाएगा बस देखते रहने से, क्योंकि न्यूज में तो आएगा, हर महीने में 2-3 तो न्यूज में आएंगे, तो ये देखते रहिएगा। जैसे आज मैप दिया तो घर जाके थोड़ा सा आप लोग भी गोला बना बना के इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा कि यहाँ पे मैं घूमने जाऊंगा, जब मैं केरला जाना होगा तो ये चीजें हैं, यहाँ घूम के आएंगे हम लोग। ठीक है, कर्नाटका में ये सब एरिया है, ठीक है, तमिलनाडु का ये एरिया है, और उसको आप लोग देखते रहिएगा कि किस एरिया में। वेस्टर्न घाट ही मैक्सिमम डेंस फॉरेस्ट है, उसी में देखिए लगातार है ये।
वेस्टर्न घाट में काफी ज्यादा है, और जहां जहां फॉरेस्टेड एरिया है वहां पे ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्टेड एरिया है, काफी है। डंपा एक हिल भी है, डंपा हिल्स, वहां पे ट्राइब भी रहते हैं, तो वहां पे भी टाइगर रिजर्व है। कुछ चीजें हैं वो एकदम याद होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज में भी रहता है और बहुत कॉमन है। आगे बढ़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन हुआ है। जम्मू जब इलेक्शन हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट एट द यूनियन लेवल, पार्लियामेंट के लिए। फॉर एट द स्टेट लेवल इट इज गवर्नर, और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, तो उन्होंने किया है। नाम इनका है मुबारक गुल, जो प्रोटेम स्पीकर है। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है? लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो भी हम लोग पढ़े थे, प्रोटेम स्पीकर को लेकर लड़ाई था कि प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाए। प्रोटेम स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये जिक्र, ये ट्रेडिशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहता है कि आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर देयर विल बी द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द मेंबर्स, और वो ओथ जो होगा वो प्रेसिडेंट या गवर्नर दिलाएगा, या ऐसा आदमी देगा जिसको प्रेसिडेंट या गवर्नर अपॉइंट करेंगे। यही है आर्टिकल 99। Every member of the each house of the parliament at the union level before taking his seat makes a subscribe the oath before the president। आगे लिखा है some person appointed in that behalf, या तो प्रेसिडेंट करे और some person appointed in that behalf for the on him, जो ओथ और द एफर्मेशन के लिए मेन उसका पर्पज रहेगा। समझ में आ रहा है? कहीं प्रोटेम स्पीकर दिखा इस आर्टिकल में? नहीं दिखा ना, लेकिन इसने ने यहाँ पे ये लिखा है कि सम पर्सन अपॉइंटेड, इसी के नाम पे वो प्रोटेम स्पीकर को ट्रेडिशनली किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स से हमने ये एडॉप्ट किया। ब्रिटेन में भी प्रोटेम स्पीकर होता है, क्योंकि आफ्टर द इलेक्शन कोई तो होता नहीं है, लेकिन बिना ओथ किए, क्योंकि स्पीकर अगर होगा तो स्पीकर का इलेक्शन होगा तब तो जाएगा। जब तक ओथ नहीं लेगा मेंबर तब तक नहीं माना जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही से काम कर रहा है। ओथ लेगा तभी तो कहेगा कि झूठ नहीं बोलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करेगा। तो ओथ के पहले अपॉइंटमेंट होगा प्रोटेम का, और प्रोटेम ओथ दिलाएंगे, उसके बाद और सब प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्लियर हो रहा है? नेशनल लेवल पे आर्टिकल 99 है और स्टेट लेवल पे आर्टिकल 188 है। जो स्टेट लेजिस्लेचर में होगा आर्टिकल 188, एंड एट द पार्लियामेंट लेवल दिस इज आर्टिकल 99। ये आर्टिकल दोनों के लिए है, स्टेट इनके लिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए, दोनों का यही मेथड होगा। कन्वेंशन ये है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको करेंगे। तो अभी इस बार जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो भातृहरि महताब को किया गया था। तो ये कहा जा रहा था कि ये 7 टर्म्स है, लेकिन इनसे ज्यादा और भी लोग हैं। गुलाम नबी आजाद थे, उनका कहा जा रहा था कि वो तो 9 टर्म्स है, ऐसे ऐसे क्लेम किया जा रहा था। लेकिन मैक्सिमम हम लोग रूलिंग पार्टी से ही देखते हैं कि हो, तो रूलिंग पार्टी के जो थे वो थोड़े से कम था, इसी को लेकर टसल था। तो नाम याद रखिएगा, भातृहरि महताब, ये काफी न्यूज में थे। ये उस समय भी हम लोगों ने लिखा था भातृहरि महताब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन पीपल ओनली ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ द ईडी। तो ये यही है कि हाई कोर्ट ने बोला है कि आप जो टाइमिंग है वो सही कीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में खिलाफ पिटीशन गया था, क्योंकि एक किसी काफी एजेड पर्सन को बुला के पूरे दिन रखा, रात को 12 बजे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, क्वेश्चनिंग जो होता है, क्वेश्चन पूछना, तो उसी को लेके है कि आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए। डीजीपी जो होते हैं वो पुलिस का जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट स्टेट में होता है वो डीजीपी होता है। एक्टिंग डीजीपी बनाया जाता है थोड़ा सा टेम्पोररी पीरियड के लिए, कि किसी का ट्रांसफर हो गया, किसी का एज खत्म हो गया और ऐसे में कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो एक को उसमें से एक्टिंग बना दिया जाता है। उसके बाद परमानेंट जीडीपी हम लोग सोर्स करते हैं।
विकास यादव का नाम, निखिल गुप्ता का नाम, इन लोगों का नाम इसलिए है क्योंकि अभी कनाडा और यूएस वाला जो टसल चल रहा है उसको लेके है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोई हमें रोक नहीं पाएगा कास्ट सेंसस कराने से। तो इन्होंने कहा है कि कास्ट सेंसस जो है वो सोशल एक्सरे है। जैसे बीमारी कहीं है, कोई डिफेक्ट है तो उसके लिए एक्सरे कराते हैं, तो कास्ट सेंसस से पता चलेगा कि कौन कास्ट किस जगह कितना रिप्रेजेंटेशन है। असलियत इसी से पता होगी। और इनका कहना है कि जो मैक्सिमम बड़े पोस्ट है उस पे ओबीसी एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू द देयर ओवरऑल परसेंटेज। ठीक है, 50% जो है अभी तक रूल ये था कि रिजर्वेशन का जो मैक्सिमम अमाउंट हम कर सकते हैं वो 50% कर सकते हैं। 100 सीट है तो अधिक से अधिक उसमें से 50 सीट रिजर्व करेंगे, 50 सीट जनरल ओपन रहेगा सबके लिए, ये रूल था। अभी हमने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% बढ़ाया तो ये 60% हो गया, लेकिन उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। जो 50% का सीलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से आया था और उस जजमेंट का नाम था इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस, इसको मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। मंडल कमीशन के का जो केस आया था उसमें नहीं दिख रहा है, इसमें 50% का जो सीलिंग था वो लेके आए थे। मतलब 50% से ज्यादा हम रिजर्वेशन नहीं कर सकते। करना होगा तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? व्हाट इज द सीलिंग ऑफ 50%? क्या है आप बताइए। रिजर्वेशन नहीं होगा। मानिए कोई वैकेंसी निकली और 100 सीट टोटल है, तो जो रिजर्वेशन हम डिफरेंट कैटेगरी के लिए कर सकते हैं कि एससी एसटी एंड ओबीसी, वो मैक्सिमम हम 50 ही सीट करेंगे। 50 सीट ओपन से होगा कि ताकि वो मेरिट बेस पे लेके सके। तो इससे हम जस्टिस और मेरिट को बैलेंस कर देते हैं। एक समाज में जस्टिस भी जरूरी है कि सारे कैटेगरी के लोग, सारे कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो, और मेरिट भी जरूरी है कि अगर मैं पढ़ने में तेज हूँ, अगर सारा का सारा सीट अगर रिजर्व कर दिया तो मेरिट नहीं रहेगा ना, कि आप ज्यादा मेरिटोरियस होकर भी आप नहीं हो रहे, सोशल जस्टिस के चक्कर में सारा आप कैटेगरी में दे रहे हैं। तो यही है बैलेंस। झारखंड के गैंगस्टर हैं, उन पे 160 केसेज है, तो वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कभी भी कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे कभी क्वेश्चन आया कि इंडिया का पॉलिटिकल एक ये भी काफी क्रिमिनल ये है कि क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। केस तो कितना भी हो सकता है ना, केस तो लड़ते रहते हैं। अगर कन्विक्शन है, अभी सजा नहीं मिली है ना, 160 तो केस है। कन्विक्ट हो गए 2 साल से ज्यादा तो बैन हो जाता है 6 साल के लिए। कन्विक्ट क्या है? जैसे अभी बीच में आप लोग सुनते होंगे कि लालू यादव का कन्विक्शन हो गया तो उनको छोड़ के आना पड़ा, उनका रद्द कर दिया। तो जब तक कन्विक्शन नहीं होता, और इंडियन सिस्टम में आप देखते हैं चारा घोटाला कब का हुआ था, उसका जो कन्विक्शन आया वो 2015-16 में आया, वो तो घोटाला 1995 के आसपास का था। तो 20-20 साल 25-25 साल लग जाते हैं। लेकिन उसके बीच में तो आप पूरा इलेक्शन एंजॉय कर रहे हैं ना, तब तक आप पावर में आ जाएंगे तो फिर इन्फ्लुएंस भी करेंगे। एक बार जब आप मिनिस्टर बन जाएंगे तो केस तो और वीक करवा देंगे ना आप। इंडिया 6 सर्टिफिकेशन, अच्छा ये दिख नहीं रहा है बैक साइड में। इंडिया 6 सर्टिफिकेशन फ्रॉम द WHO फॉर द एलिमिनेटिंग काला अजार। तो काला अजार को विसरल लेशमैनियासिस भी कहते हैं। दिख रहा है? ये सैंड फ्लाई के बाइट से होती है। सैंड फ्लाई यहाँ दिख रही है, मच्छर के ही टाइप का ये भी दिखते हैं। देखा है कभी? देखा होगा, पहचान नहीं पाते। मच्छर जैसे ही है, वो दिख तो रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है। ऐसे ऐसे तो मक्खियाँ हम लोग देखते हैं ना। ये जो जब बाइट करेगा तो इसके अंदर वो पैरासाइट होता है। पैरासाइट ये नहीं है, इसके अंदर अगर ये पैरासाइट होगा तब आपको काला अजार होगा। लेबोटोमाइन, फेबोटोमाइन यहाँ पढ़ेंगे, या लेबोटोमाइन सैंडफ्लाइज। और जो पैरासाइट का नाम है उसका नाम है लेशमानिया डोनोवैनी। जो पैरासाइट है ना, सैंडफ्लाई के अंदर वो होगा पैरासाइट। सैंडफ्लाई के काटने से सिर्फ नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस दैट हैज द पैरासाइट लेशमानिया डोनोवानी। एक दिन वेक्टर वाला समझे थे ना कि मच्छर या ये कैसे वेक्टर का काम करते हैं। वो खुद नहीं इंपैक्ट करते हैं, उसके अंदर जो पैरासाइट होगा दैट विल बी इंपैक्टिंग। वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या होता है कि ऐसा डिजीज जहां पे पैरासाइट खुद अटैक नहीं करता है, वो किसी वेक्टर के थ्रू जाता है। जैसे कोरोना वायरस वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है, वो खुद ट्रांसमिट होगा।
लेकिन जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर किसी के अंदर में पल रहा है और उससे ट्रांसमिट होंगे, खुले में वो दे विल डाई। जहां से पैदा हो रहे हैं फिर मक्खी में ट्रांसमिट होंगे, और मक्खी से जो होता है दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द एनी अदर एनिमल और द ह्यूमन। ठीक है। पैरासाइट है वो यहाँ पे भी चिपक के रहेगा, जब आप टच करेंगे तो आपके हाथ में जिंदा आएगा, फिर आपके नाक में जाएगा, और उसके बाद आपका जो टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इम्पैक्ट करेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये डिफरेंस होता है। वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए एक वेक्टर चाहिए, और वेक्टर जो होता है माध्यम, इंजेक्शन में जो हम दवा डालते हैं बाद में, तो जो इंजेक्शन होता है दैट इज द सिरिंज। तो वो सिरिंज है वो मॉस्किटो है। मैक्सिमम जो डिजीज है वो सैनिटेशन, जहाँ पे सफाई दफाई की कमी हो, जैसे कोई नाले के किनारे रह रहा है तो वो वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड की कोई गरीबी है तभी तो जाके वो स्लम में रहेगा, नाले में रहेगा। ऐसे कंडीशन में वहाँ पे ये मक्खियाँ, सैंड फ्लाई और ऐसे पैरासाइट के डेवलप एंड ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंडिया में जो मैक्सिमम केस है बिहार में है, बिहार जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है और वहीं पे ये सब केसेज हैं। ओके। सिम्पटम क्या है? लंबा फीवर का जो केस होगा काफी लॉन्ग होगा, वेट लॉस होगा, स्प्लीन एंड लीवर को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। एनीमिया का भी केस इसमें आता है। लेस्मानिया डोनोवानी पैरासाइट, फीमेल सैंड फ्लाई, यहाँ पे फीमेल लिख लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। अब यहाँ पे ये न्यूज है, अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा कि काला आजार क्या होता है। ठीक है। अब इंडिया ये कह रहा है कि हमने एलिमिनेट कर लिया। एलिमिनेट करने का सर्टिफिकेट जो देता है वो WHO देता है, और WHO का ये है कि 20,000 लोगों में एक से कम, 2 या 1 से कम केस हो जाए। जैसे कि यहाँ जनसंख्या 20,000 लोग रहते हैं, सर्वे कराने पे 2 या उससे कम लोग इन्फेक्टेड होना चाहिए। नॉर्मल ये है कि 1 तक आना चाहिए। ये नहीं कि 20,000 लोगों में 20 केस मिल गया तो वो माना जाएगा कि अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है, प्रिविलेंस है। इसके पहले बांग्लादेश को सर्टिफिकेट ये मिला है, इंडिया दूसरा नेशन होगा अगर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि हमने लगातार सेकेंड ईयर जो हमने सर्वे कराया है उसमें 20,000 में से 2 या उससे कम केस मिले हैं जहां जहां हमने कराया है। ओके। जो स्टेट प्रिवेलेंट है बिहार, झारखंड और यूपी, ये तो फेमस स्टेट है जहाँ पे कोई भी कमी हो तो हम आगे रहते हैं इन सब केसों में। ओके। अब इसका सोल्यूशन इन्होंने दिया है कि क्या कर सकते हैं। पहली बात की अवेयरनेस फैलाए कि गंदगी जहाँ भी चीज़ें हैं जहाँ पे सैंड फ्लाई डेवलप करते हैं आप गंदगी ना फैलाएं। जैसे आप वाटर जमा रहेगा, आप देखते हैं मलेरिया के भी केस में तो यही होता है, वाटर लॉगिंग के कारण होता है। दूसरा जो होता है कि एड्रेस द रूट कॉज लाइक द पोवर्टी। पोवर्टी अब ये तो गवर्नमेंट करेगी ना, कोई तो जानबूझ के खुश होके तो नाले किनारे जाके नहीं रहता, मजबूरी में ही लोग रहते हैं। तो पोवर्टी एलिवेशन का जो काम है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का और भी काम है सर्विलांस। व्हाट इज मीन बाय द सर्विलांस? सर्विलांस का मतलब गवर्नमेंट अपने आदमियों को देखता रहे कि किस एरिया में कितनी क्या दिक्कत है, किस तरीके का सैनिटेशन का इश्यू है, कहाँ पे इम्पैक्ट है। देन रैपिड डायग्नोस्टिक टूल्स, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे क्लिनिक में टूल्स प्रोवाइड कर दीजिए कि किसी को 4-5 दिन फीवर हुआ तो वो जाके काला आजार का भी टेस्टिंग करा ले, क्योंकि जल्दी मिलता नहीं है। हम लोग फीवर जाते हैं नॉर्मल मेडिकल की दुकान पे खाते रहते हैं जब तक बेहोश ना हो जाए या बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, नॉर्मल यही होता है। तो ये अगर टूल्स होगा तो आदमी तुरंत जाएगा किसी भी क्लिनिक पे जहाँ पे हम दवा लेने जाएंगे, वो काला आजार का भी टेस्टिंग कर देगा। ओके। एंड जो मेडिसिन है वो उसकी अवेलेबिलिटी की काफ़ी दिक्कत होती है, वो सब कराया जाए तो इसका एक तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। दीज आर ऑल द थिंग। समझ में आया काला आजार? ये हम उसमें भी आंसर लिख सकते हैं जो ये सोल्यूशन दिया है, सर्विलांस, जो टूल्स का अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस, ये किसी भी हेल्थ के लिए यही सब इम्पोर्टेंट होता है। ये पॉइंट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं कि आपका अगर किसी भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो ये सब चीजें आप पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? विजया किशोर राहतकर को बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है? कौन सा है?
स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है। स्टैट्यूटरी है क्योंकि 1990 में इसके लिए हमने एक्ट बनाया था, नेशनल कमीशन फॉर द वीमेन एक्ट। नेशनल कमीशन फॉर SC/ST स्टैट्यूटरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है? हाँ, नहीं नहीं, हम लोगों ने कई पढ़ा है उसमें कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पहले से ही रिजर्वेशन और ये सब हमने दिया हुआ था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमने कई जगह पे पढ़ा भी है। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर SC/ST दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अभी नेशनल कमीशन फॉर OBC को भी स्टैट्यूटरी बनाया है रिसेंटली। पहले वो स्टैट्यूटरी था, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल उसको इम्प्रूव किया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने के लिए क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये आर्टिकल हम उसमें जोड़ देंगे, किसी आर्टिकल में, बस वही है। इसके पहले जो थी रेखा शर्मा थी, काफी लंबे टाइम से रेखा शर्मा। ठीक है, अभी जो बनाया गया है विजया किशोरी राहतकर। जो ड्यूरेशन होता है वो 3 इयर्स, 3 साल के लिए, या 65 साल का एज हो जाए, जो भी पहले होगा उस पे हम वहां पे रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, या तो वो उनका 3 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाए, या तो उनका एज 65 साल का हो जाए। इस दोनों में जो पहले होगा तो उनका रिटायरमेंट होता है। यहाँ पे लिखा है इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये क्या करता है कि विमेन से रिलेटेड कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है या कोई लॉ है तो उसको रिव्यू करता रहेगा कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसका इम्पैक्ट कैसा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। और कोई भी वीमेंस का अगर राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस या कोई स्टेट उसको वायलेट कर रहा है, तो वो ले जाके ऊपर तक इसको केस ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या उसके लिए जिस विक्टिम है उसके लिए राहत प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, वेस्ट बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी हैं, न्यूज में आजकल हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल काफी न्यूज में है। शुवेंदु अधिकारी हैं, न्यूज में है, बस आप जानते रहिए शुवेंदु अधिकारी। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ही बनेंगे, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग इनका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द कंपनी यूजेस बाइंडिंग डस्ट टू इनहैंस कार्बन कैप्चर। कार्बन कैप्चर क्या है? कोई भी मेथड है। एक मेथड हमने देखा है कि जो कार्बन है कैल्शियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ काफी तेज रिएक्ट करता है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रॉक्स होता है, रॉक के डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो कार्बन के साथ, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, कैल्शियम और द मैग्नीशियम, जो हमारा बेसाल्टिक रॉक होता है, जो खासकर तुरंत लावा से निकला होता है और तुरंत वो बना होता है। जैसे आप देखिएगा डेक्कन एरिया है, वो बाल्कनिक इरप्शन से हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ था, तो वहाँ का जो है वो बेसाल्टिक रॉक है और उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ज़्यादा है। वो थोड़ा भी मॉइस्चर पानी के साथ कार्बन से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब ये जो भी सी जो रिएक्ट करके बनेगा वो तो अब स्टोर हो गया, उसको ले जाके हम कोई माइन का खान से कोयला निकाला है, खाली है, तो उसमें भर सकते हैं। दूसरा चीज ये कर सकते हैं कि ओशियन में भी इसको हम पानी के थ्रू फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ये हार्मफुल नहीं होता है, टॉक्सिक नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको ओशियन में भी, ओशियन में ऑलरेडी नॉर्मली हम देखते हैं कि हाँ, तो नीचे जाके बैठेगा तो वही कार्बन है, इन्वायरमेंट में रहने से तो अच्छा है ना, ऐसे बन के रहें। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ये प्रोसेस नेचुरल है। जब वीदरिंग होता है ना, वीदरिंग में क्या होता है, स्टोन या रॉक है धीरे धीरे टूटता है और धीरे धीरे वो डस्ट बनता है, लेकिन ये धीरे धीरे टूटने का प्रोसेस बिलियन एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है। जैसे इसका जो टाइमिंग होता है एऑन्स में होता है। एऑन्स, ये टाइम पीरियड आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एरा, एऑन्स, ये सब पढ़ा है, पीरियड, ईयर।
ज्योग्राफी एनसीईआरटी के बुक में है। ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का बुक खरीदा है, पेज नंबर 18 पे इन्होंने डिफाइन किया है इयॉन्स, एरा, पीरियड, इपोक, एज एंड मेजर इवेंट्स कि इसमें क्या हुआ था। जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड होता है वो एऑन्स होता है, बिलियंस में होता है। उसके बाद एरा होता है, ये मिलियंस में होगा। उसके बाद पीरियड होता है, ठीक है। पीरियड के बाद इपोक आता है, इसके कई पार्ट आ जाएंगे, एक पीरियड में कई इपोक आएगा, ठीक है। जुरासिक ये सब आपने पढ़ा होगा ना, ये सब आएंगे इसमें। क्लियर हो रहा है? जब ज्योग्राफी पढ़ाया होगा सर ने या आपको बोला होगा ये एनसीईआरटी चैप्टर 2 में है पढ़ने के लिए, पेज नंबर 18 पे आज जाके आप लोग ये पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग है कि किस पीरियड में कौन से इवेंट्स हुए। जैसे अभी हम लोग जी रहे हैं वो मॉडर्न मैन है, होमोसेपियंस हमारे जस्ट पहले थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है होमोसेपियंस की, 10-20 हजार साल पहले की बात है। होमोसेपियंस का तभी से था, ठीक है। जब जंगल से हम लोग बाहर आए तो हम लोग मॉडर्न एरा में चेंज किए हैं। सोचिए मैक्सिमम ऑफ द ह्यूमन लाइफ जो हमारा रहा है वो नॉर्मल जंगलों में ही रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अभी हमारा जो मॉडर्न जो भी हम सोशलाइज हुए दैट इज वेरी रिसेंट फिनोमिना। डिफरेंस पता चल जाएगा ना अगर वो इस तरीके से सेग्रीगेट करने की बात करें कि सबसे बड़ा पीरियड से सबसे छोटे पीरियड में आप कीजिए तो उसमें इयॉन्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा है बिलियंस में होगा, बिलियंस का मतलब 100 करोड़ के आसपास होता है ना, तो 100 करोड़ ईयर्स। उसके बाद एरा आएगा 10 लाख 20 लाख ईयर्स के आसपास आएगा, फिर पीरियड आएगा और फिर इपोक, एज, और यही 4 है। एज सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो जो डस्टिंग का प्रोसेस होता है वो इयॉन्स में होता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स होता है। तो ये कार्बन कैप्चर तो करेगा लेकिन वो बहुत तेज होगा, स्लो होगा। तो तेजी के लिए एक कंपनी है, वो क्या कर रही है कि जहां पे भी ये रॉक्स है, बैलिस्टिक रॉक्स, उसको वो ग्रिंड करके डस्ट में कन्वर्ट कर रही है, पीस करके बाय द डिफरेंट मेथड। ओके, तो इसी को हम कह रहे हैं कि ग्रीन कार्बन, कार्बन कैप्चर मेथड। तोड़ दिया, तोड़ेगा तो फिर वाटर से मिलके रिएक्ट करेगा कार्बन से, और जो इन्वायरमेंट में हमें अभी हम जो पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू हम क्या चाहते हैं कि जो टेम्परेचर पूरे ग्लोब का बढ़ रहा है वो 2 डिग्री से कम कर लिया जाए। आशा है कि ज़्यादा बढ़ेगा जिस हिसाब से हम जो लोग CO2 एमिट कर रहे हैं, क्योंकि एसीज के नंबर्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का नीड बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि हमें इस तरीके के मेथड चाहिए जो इस तरीके का काम करे। ये आज पेज पे काफ़ी ब्यूटीफुल पिक्चर्स दिए हैं और एक शहर का है, उस शहर का नाम है जिनजियांग इंटरनेशनल ग्रैंड बाजार ऑफ उर्मकी। उर्मकी, जिनजियांग का नाम हम लोग कई बार पढ़ते हैं, पढ़ा है कई बार। क्या है जिनजियांग? उघुर, चाइना में एक जगह है, वहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट वहाँ के मुस्लिम्स को काफ़ी कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्व का मतलब वहाँ के जो उघुर मुस्लिम है, जैसे मुस्लिम में भी तो कई ट्राइबल कम्युनिटी है, तो उघुर ट्राइब्स है और मुस्लिम जो कन्वर्ट हुए होता है ना। आप जाइएगा ट्राइबल एरिया इंडिया में भी, छत्तीसगढ़, मिजोरम, वहाँ पे ट्राइबल है लेकिन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किए हैं, कुछ मुस्लिम में कन्वर्ट करते हैं, कुछ हिंदूज में कन्वर्ट करते हैं ट्राइबल। तो यहाँ का उघुर ट्राइब है लेकिन वो मुस्लिम कन्वर्ट हो गए हैं और वहाँ पे सेपरेट एक जगह जो जिनजियांग है वो सेपरेट टेरिटरी की मांग कर रहे हैं। इसको लेके चाइना काफी विरोध में रहता है। क्लियर? ये शहर वहीं पे है, बाजार है, पूरे दिन रात खुला रहता है। और ये जो जगह है यहीं पे सिल्क रोड जो एंशियंट टाइम में था, एंशियंट टाइम में एक रोड था जो यूरोप, वेस्ट एशिया, चाइना, इंडिया इन सबको कनेक्ट करता था, ठीक है। ये रोड जो था ये BC से लेके 500 AD तक था कंटिन्यूअसली। उसका सेंटर जो था वो चाइना का ये सब एरिया था, जिनजियांग, जिनजियांग, ठीक है। युघुर
यहाँ के ट्राइब्स हैं। उघूर हो गया, हान चाइनीज हो गए, कजक्स है, उज्बेक्स है एंड मंगोलियंस हैं। ये सब वहाँ के लोकल ट्राइब्स हैं। उघूस, हान चाइनीज, कजक्स, उज्बेक्स, मंगोलियंस। लिख लिया। अब ये सेंटर था, यहाँ पे ट्रेड होता था, खासकर यहाँ का जो चाइनीज सिल्क था वो यूरोप में बहुत फेमस था। और इंडिया से भी जो स्पाइस होता था या इंडोनेशिया से होता था, उसका रूट जो था इसी के थ्रू होता था। यूरोपियंस एंड जो उस समय का रोम एम्पायर था, या ये तुर्कमेनिस्तान में जो उनका एम्पायर था, जो कौन सा एम्पायर था तुर्कमेनिस्तान में, आई फॉरगेट द नेम, बात तक था। ठीक है, अभी याद हो आएगा तो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जितने भी अंपायर्स थे वो ट्रेड कहाँ से करते थे, इसी एरिया से। और जो चाइना का ये जिनजियांग प्रोविंस था वो सेंटर था। और ये सेंटर सिर्फ इसलिए नहीं था, सामान सिर्फ गुड्स या सर्विसेज होते थे वहाँ पे, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन सब कुछ होता था। एक तरीके का ग्लोबलाइजेशन टाइप का वो उस समय भी था। लेकिन यही था कि कम्युनिकेशन जो लिंक था स्लो था, तो धीरे धीरे होता था। पर एक ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल वो भी हो सकता है। जो सिल्क रोड था वो ग्लोबलाइजेशन का एक माध्यम था। तो ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं है कि न्यू फिनोमिना है, ग्लोबलाइजेशन पहले से था, लेकिन अभी क्या हो गया, वो तेजी से हो रहा है। पहले आपको यूएस से यहाँ पे चीजें आने में, वहां से सामान लाने में सालों लग जाते थे, क्योंकि आपको शिप से जाना था। आज आप घर बैठे सीरीज देख रहे हैं यूएस में जो बन रहा है, वहाँ का टीवी सीरीज देख रहे हैं घर बैठ के, तो हर चीज पता चल रहा है। तो तुरंत तुरंत वहाँ का सूट, वहाँ का जीन्स, वहाँ के कपड़े, वहाँ का फैशन, उस तरीके का बाल, उस तरीके का जो भी है, जो भी वो नया लाते हैं हम लोग कॉपी करते हैं, तो वो हम तुरंत कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया व्हाट इज दिस सिल्क रोड, क्या क्या वहाँ पे होता था। एंड दिस जिनजियांग अभी भी फेमस है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें जो वहाँ का अभी क्या बेच रहे हैं वो लोग, जैम, फ्रूट्स, हनी, जो लोकल्स हैं वो बेच रहे हैं। पहले जो था सिल्क के लिए फेमस था, साथ साथ स्पाइस, टेक्सटाइल एंड क्वाइंस, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब के मेटल्स भी काफ़ी फेमस थे। उसी शहर का ये सब दिया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अभी हमने देखा है कि रेलवे का जो है, रेलवे में कुछ एक्सीडेंट काफ़ी देखने को मिला है लगातार। इस अक्टूबर महीने में अभी देखिए 11 तारीख को एक डीरेलिंग हुई थी और एक अभी 17 तारीख को हुई थी। अभी उतना ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं थी, लेकिन अभी देखिएगा कि बालासोर में पिछले साल जून में एक्सीडेंट हुआ था, 275 लोगों की जान गई थी। काफ़ी ये न्यूज में था, लास्ट ईयर था, आप लोगों को न्यूज में लगातार 10 दिन ये था बालासोर। ओके, तो हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो अब कम होना चाहिए एक्सीडेंट। पहले से ही हम सब कुछ ट्रैक कर रहे हैं, हमें पता है कि पीछे वाला ट्रेन कहाँ चल रहा है और आगे वाला ट्रेन कहाँ है, ये सब चीजें पता है। 1960 की तुलना में अभी नंबर ऑफ डेथ है वो कम हो गया है। 1960 में 1390 लोगों का डेथ होता था ड्यू टू द रेलवे एक्सीडेंट, अभी 80 है। लेकिन फिर भी ये 80 है कंपेयर टू द अदर नेशंस और द अदर पीरियड, ये ज्यादा अभी बढ़ गया है जो हो गया ना। आप 1960 से अभी का तुलना नहीं इसलिए भी कर सकते क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी बहुत अलग थी। एक तो नैरो गेज था, दूसरी चीज ये थी कि वहां पे सब कुछ मैनुअली किया जाता था। वो जाके हंडी दिखाते थे, झंडा हरा लाल, ठीक है, वो रिंग देते थे एक दूसरे को, ये सब कुछ मैनुअल था। अभी क्या है, अभी मैनुअल की जगह पे हमने सब कुछ ऑटोमेटिक एंड बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिकली एंड डिजिटलाइज कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद भी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि जो अपग्रेडेशन है वो हम सही से नहीं कर रहे। जैसे कवच की बात हो रही है, कवच क्या करेगा, कोलिजन प्रिवेंट करेगा, एक वो सबका लोकेशन बताता रहेगा, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी है, ब्रेकिंग ऑटोमेटेड ब्रेकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, और लोकेशन ऑफ द व्हीकल, और अलार्म भी बजा देगा अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो अलार्म सिस्टम भी है। ये 3 सिस्टम पे है। लेकिन दिक्कत है कि 2024 तक का जो अभी डेटा आया है सिर्फ 165 किलोमीटर रूट पे किया है, 165, और ये 2% है। टोटल इंडिया का जो रूट है रेलवे का 73,000 किलोमीटर का है। 73,000 किलोमीटर में 1465 किलोमीटर का सिर्फ हमने कवच अभी लगाया है।
तो ये क्या, इससे ये है कि जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो बहुत स्लो प्रोसेस है। आगे इन्होंने दिया है कि दिक्कत ये है कि इनमें पैसा जो लग रहा है 50 लाख पर किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है, ठीक है, जो कवच सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो रेलवे हैज क्लासिफाइड 70% ऑफ द मेजर एक्सीडेंट जो है वो ड्यू टू द डीरेलमेंट है। रेल जो है कि वो दूसरे रूट पे चला जा रहा है, ट्रैक पे, और या तो रूट से हट जा रहा है, दैट इज द मेन थिंग। ओके, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है रेलवे का, व्हाट इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट? मानिए कोई भी सिस्टम आप चला रहे हैं, रेलवे ही चला रहे हैं या आप एक ऑटो, ये आप बैटरी रिक्शा का कोई ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐसे होगा, आपका एक होगा कि आप कमा कितना रहे और आप लगा कितना रहे। ऑपरेटिंग कॉस्ट वो होता है कि 100 रुपए कमाने के लिए आप खर्चा कितना कर दें। किसी भी सिस्टम का ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐसे ही होता है। अब रेलवे का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 98.2 है। 100 रुपए कमाने के लिए वो 98 रुपए लगाता है, ठीक है। अब दिक्कत है कि काफी कम है, आपका बच ही कितना रहा है, 1 रुपये 80 पैसे। अब कैपिटलाइजेशन के लिए जो ये सब रूटिंग है उसके लिए तो काफी पैसे चाहिए, और उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, बजटरी सपोर्ट एंड द एक्स्ट्रा बजटरी रिवेन्यू रिसोर्स होता है ना, कि आप खुद कमा। रेलवे तो एक तरीके का कंपनी है ना, कम्युनिकेशन, आप समझिए कि कोई अपना बस का सर्विस चला रहा है या कोई अपना टूरिस्ट वाला सर्विस चला रहा है, इसी तरह का रेलवे भी एक सर्विस है, वो कमाता है और वो खर्च करता है। लेकिन जो रेलवे ट्रैकिंग में जो लगना है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द जो हमें नीड है। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, रेलवे ट्रैक कैसे अपग्रेड होगा जब तक आपका खर्चा नहीं होगा, और जब आप खुद नहीं कमा रहे हैं तो आप अलग से गवर्नमेंट से कहेंगे कि बजट में जो आप बनाते हैं उसमें आप अलग से पैसे दीजिए, दैट इज द थिंग। अब इनका कमाने का क्या स्रोत है कि एक तो रेलवे का कमाने का क्या तरीका है, एक तो पैसेंजर वाली गाड़ी होती है, दूसरी जो गुड्स ट्रेन होते हैं, मालगाड़ी, जो फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट ट्रेन से ये कहते हैं। अब ये देखिएगा कि जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, मैक्सिमम जो पैसे आ रहे हैं दैट इज फ्रॉम द पैसेंजर्स, पैसेंजर ज्यादा चला रहे हैं, ठीक है। और कैपेसिटी जो बढ़नी चाहिए वो फ्रेट की होनी चाहिए, उससे पैसेंजर चलवा रहे हैं ज्यादा, लेकिन पैसेंजर में वोट मिलता है ना, जो लोग जाते हैं, अगर किराया बढ़ा दिया तो वोट देंगे। तो पैसेंजर का जो है चला ज्यादा रहे, लेकिन उनका रेट हमेशा कम रखते हैं। 1 रुपए लगेगा एक पैसेंजर को 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जो भी जाना है, तो वो रेलवे का जो खर्चा आता है 1.5 रुपए आता है, ठीक है। अब इसको मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, पैसा किस में बढ़ा देंगे, गुड्स वाले में, फ्रेट में। अब जब किसी भी बिजनेस को घाटा लगेगा वो क्यों रेलवे का इस्तेमाल करेगा, और अगर आप गुड्स का बढ़ा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपका कंपटीशन कम हो जा रहा है ना, जो बाहरी कंपनियां आ रही है, बाहर से जो लोग आएंगे उनका सस्ता होगा, वो इंडिया से क्यों मंगाएंगे। तो इसीलिए जो हमारा बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है ड्यू टू द दिस फ्रेट ओवर क्रॉसिंग, फेयर ओवर क्रॉसिंग जो है, क्रॉस सब्सिडीज। क्रॉस सब्सिडीज का मतलब पैसेंजर वाला का सस्ता कर रहे हैं जितना लागत है, और जो गुड्स वाली ट्रेन है उसका उन्होंने किराया बढ़ा दिया है, तो बिजनेसमैन को ट्रेड के इम्पैक्ट आएगा। समझ में आ रहा है ये चीजें क्या हो रही है रेलवे में। रेलवे में लोग, ज्यादा लोग, गरीब आदमी अगर जा रहा है ट्रेन से तो वो फेयर पे कंसीडर करेगा। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि फेयर ना बढ़े, क्योंकि बढ़ेगा तो तुरंत पॉलिटिकल बैकलैश आएगा, लोग विरोध करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ट्रेडर्स कम है, आम जनता ज्यादा ट्रेन से घूमती है, ट्रेडर्स तो बहुत कम है ना, कोई कोई कंपनी है। अगर 1 लाख लोग अगर घूमते होंगे तो मुश्किल से 200 ट्रेडर्स यूज करते होंगे, तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो गवर्नमेंट क्या करती है कि फेयर जो है आम जनता का वो कम रखती है, और जो गुड्स वाला है वो बढ़ा देती है। इससे क्या इम्पैक्ट आता है, ट्रेड जो है वो कम हो जाता है। दूसरा चीज ये है कि जब आप कमाएंगे नहीं, एक्स्ट्रा जब लाइन नहीं बनाएंगे, तो जो फ्रेट कॉरिडोर्स है वो भी स्लो है। ट्रेड के लिए क्या चाहिए, आप बनाना भेज रहे हैं, आप कोई भी वेजिटेबल भेज रहे हैं, अगर ज्यादा दिन में जाएगा तो सड़ेगा ना, बिजनेस को इससे भी घाटा होगा। इंडिया का जो अभी है फ्रेट मूवमेंट 26 किलोमीटर पर आवर,
बहुत स्लो है कंपेयर टू द अदर नेशन। अदर नेशन में मिनिमम 100-150 के आसपास होता है, क्योंकि उनका सेपरेट फ्रेट कॉरिडोर होता है, एक अलग से ट्रैक बना होता है जिसपे ये फ्रेट ट्रेन्स दौड़ती हैं। क्लियर हो रहा है? ये बिजनेस के लिए घाटा है ना, जब आप पैसेंजर के चक्कर में इसको चोक कर दे रहे हैं, ट्रैफिक ज्यादा होगा। तो यहाँ पे यही दिया है कि ड्यू टू द दिस और डेडिकेटेड, तो गवर्नमेंट सोचा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाया जाए, एक सेपरेट ट्रैक। जैसे मानिए 5 ट्रैक पैसेंजर के लिए है, 2 ट्रैक केवल हम मालगाड़ी के लिए, फ्रेट रेलवेज के लिए बना दें। अब दिक्कत है कि 2005 से ये स्कीम इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही एरिया का इन्होंने कंप्लीट किया है, दैट इज द ईस्टर्न, जो हमारा फ्रेट कॉरिडोर है ईस्टर्न डेडिकेटेड, वही फुल्ली ऑपरेशनल है। मैक्सिमम जो और एरिया में है, जो यूपी या बिहार वाला सेंट्रल इंडिया वाला है, या जो वेस्टर्न इंडिया है या साउदर्न इंडिया में जितने भी कॉरिडोर बंद है, वो सब अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं है, अभी तक वो बीच में लटके हुए हैं। बहुत से रीजन है, पैसे नहीं है, लैंड का एक्विजिशन नहीं हो रहा है, और भी क्लियरेंस नहीं मिल रहा है अगर किसी फॉरेस्ट एरिया से जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ये चीज़ें क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि रेलवे में एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है। एक्सीडेंट होने का तरीका था कि हम उसको मॉडर्नाइज करें, नया नया हम टेक्नोलॉजी लाए, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ऑपरेटिंग कास्ट जो है वो ज़्यादा है। ऑपरेटिंग कास्ट का मतलब 100 रुपये कमाने के लिए आप जो लागत लगा रहे हैं वो ज़्यादा लगा रहे हैं। तो ये रीजन है, ओवरऑल डिस्कशन यही चल रहा है। और दूसरी चीज़ हमने करा कि जो पैसेंजर का इन्होंने घटा के रखा है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, और इन्होंने फ्रेट का जो है वो बढ़ा के रखा है, इसलिए हमारा बिजनेस एंड ट्रेड वो उतने तेजी से बढ़ नहीं पा रहे हैं। उसमें हमने कुछ फैक्टर डिस्कस किए हैं, ये आप लोग फिर से देखिएगा। और इसका सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने 2005 में क्या किया था, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी सिर्फ एक ही ऑपरेशनलाइज है। नियर अबाउट हर एरिया में हम फ्रेट कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जो हम कोल अकाउंट फॉर दिस फ्रेट कॉरिडोर, जो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, गुड्स जो जाएंगे। अब उस गुड्स में जो सबसे ज्यादा अकाउंट है कोल का है, तो ये भी एक तरीके से ये शो कर रहा है कि कोल का ज्यादा यूज है। और कोल का अगर ज़्यादा यूज है तो इसका मतलब कोल कहीं यूज हो रहा है, तो कोल जब यूज होगा तो कार्बन ज़्यादा निकलेगा। हम कार्बन रिड्यूस करना चाहते हैं, तो ये भी एक तरीके से इंडिया के लिए निगेटिव ही है। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट पहले होता है ना कि हर एक डिपार्टमेंट का एक फंड होता है। रेलवे का अपना एक फंड था, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इसमें पैसा इकट्ठा करती थी ताकि जो टूट फूट हो रही है रेलवे ट्रैक में या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है, उसका फंड इसी समझ एक तरीके का तिजोरी है, गोलक है रेलवे का, ये था। इसको हटा के गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल के राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष स्टार्ट किया 2017-18 में। ठीक है, अब जो भी फंड का नाम बदल लेने से तो पैसा ज्यादा आएगा नहीं। इन्होंने कहा कि फंड का नाम बदलने के बाद भी अभी भी जो पैसे हैं उसमें आ रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। जो नीड है, नीड ज्यादा है, अपग्रेडेशन का नीड ज्यादा है, लेकिन फंड में जो पैसे आ पा रहे हैं दैट इज वेरी लेस। जो लॉस चल रहा था नियर अबाउट 68,000 करोड़ रुपए का रेलवे का लॉस में चल रहे हैं। अब जब लॉस चल रहा है तो किसको अफेक्ट करेगा? सेफ्टी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम अपग्रेड नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, हम बहुत हरी अप करके चला रहे हैं, स्टाफ का कमी होगा, ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें ओवरऑल टर्न हो रही है। मोर नंबर ऑफ द एक्सीडेंट्स, वर्किंग आवर बढ़ा देंगे ना, अब आपके पास पैसे नहीं है तो जो 3 आदमी काम करेगा आप वो 2 से करवाएंगे। अब 2 से काम अगर आप उसको लगा देंगे, उसका वर्किंग आवर्स बढ़ जाएगा ना, तो सो नहीं पाएगा, तो गाड़ी चलाते वक्त झपकी लेगा या कुछ इंफॉर्मेशन भेजना नहीं भेजेगा, और नहीं भेजेगा तो उसी चक्कर में एक्सीडेंट होता है। दैट इज द मेन थिंग। क्लियर? इस आर्टिकल में यही डिस्कशन है। नेक्स्ट न्यूज है कि डिड गूगल वायलेट्स द एंटी ट्रस्ट लॉ इन द एपिक बैटल। तो एपिक गेम एक कंपनी है, कंपनी जो सब्सिडियरी है टेंसेंट का, और गूगल से लड़ाई थी। लड़ाई इस बात की हो गई है कि गूगल क्या करता है कि अपना प्ले स्टोर से ही सबको कहता है कि इसी से सब कुछ ऐप रखिए, फिर पेमेंट भी होता है तो वो अपने ही गूगल जो प्ले स्टोर है या गूगल ऐप है उसके
थ्रू करवाता है। दूसरी चीज होता है कि इनका पहले से ही सारी कंपनीज, जैसे कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप है, तो कहेंगे कि गूगल का पहले से ही ऑप्शन लेके रखो कि डिफॉल्ट हमेशा गूगल ही खुले, तो कोई और ऑप्शन आएगा नहीं। तो उसी को जो वहाँ का जजमेंट आया है इनके खिलाफ आया, उन्होंने कहा है कि गूगल को अपने ही प्ले स्टोर पे और भी जो प्ले स्टोर है उनका जगह देना चाहिए। और ये गूगल नहीं, एप्पल भी करता है, एप्पल का भी अपना सेपरेट है, वो भी अपने में सिर्फ अपना ही करता है, दूसरे का स्टोर नहीं होने देता है। तो इन दोनों के साथ यही चीजें थी। और ये बिलिंग का क्या करते थे, कमीशन लेते थे। कोई मानिए पैसा ले रहा है तो उसमें से 5% 10% कहेंगे कि हमारे आपने प्लेटफॉर्म का यूज किया है तो हमको पे कीजिए। तो एक तरीके से ये भी है कि आप एक्सटॉर्शन टाइप का है ना, उसको तो आप खुद ऑप्शन नहीं दे रहे हैं कि वो भी अपना गेटवे करे पेमेंट का, तो इसको लेके यहाँ पे भी झगड़ा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो अगेन सेम जो क्लासिकल स्टेटस लैंग्वेज का दिया था, 5 लैंग्वेज को हमने ऐड किया है, 2 क्लियर था, 2 धर्म से था, क्या क्या था, 5 का नाम बता दीजिए आप लोग। वो भी मैंने मैप करके ही बताया था। मैप से याद करना इजी होता है। मैंने बताया था कि नीचे वाले 4 को सबसे पहले दिया था। यहाँ पे क्या है, मलयालम, यही है ना, केरला मलयालम, यहाँ पे तमिल। सबसे पहला जो स्टेटस मिला था वो तमिल को मिला था। पहला जो लैंग्वेज जिसको क्लासिकल का दिया था वो तमिल दिया था, ठीक है। उसके बाद एक ही बात 5 को दे दिया था, 5 में मलयालम भी था। यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु के केरला के ऊपर क्या है, कर्नाटका है ना, और इसके ऊपर क्या है, आंध्रा और तेलंगाना है। पहले आंध्रा ही था, आंध्रा का क्या है, तेलुगु। कई बार तेलुगु एंड तमिलनाडु में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तेलुगु ये आंध्रा का है, ठीक है, ये अलग लैंग्वेज है। तमिल अलग है, मलयालम अलग है, कन्नड़ अलग है। ये 1 2 3 4 ये क्लियर कट हो गया। पहले 6 था, 2 क्या बचा, इसके ऊपर उड़िया है, उड़ीसा जैसे इसके ऊपर ही है। और संस्कृत वो तो पूरे आप इस समय कहीं नहीं है, और मानिए तो पूरे आर्यव्रत भारत का है, एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो वो संस्कृत हो गया, 6 याद हो गए। अब जो 5 नए हैं, 2 तो अगेन पूरे इंडिया, जैसे ये तो धर्म के हिसाब से है, जैसे संस्कृत वैसे ही आपका पाली, एंड ऐसे ही आपका प्रकृत हो गया। अब बचा जो 3 में एक इसी के ऊपर को दे दिया, टच किया, जैसे महाराष्ट्र इसके ऊपर है, मराठी। और जो 2 है वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ जाएगा, और इसके बगल में असम आ जाएगा। दोनों मैप से टच कर रहा है। दिमाग में ऐसे ही मैप बनाया कीजिए तो याद करना इजी होता है। याद करना बड़ा मुश्किल काम है, मुझे चीजें याद नहीं होती, मैं ऐसे ऐसे ही बना बना के उसको देखता हूँ। क्लियर हो रही है कि क्या तरीका है, ठीक है। पहला जो सबसे पहले 2004 में स्टार्ट किया था हमने क्लासिकल लैंग्वेज देना, जो पहला लैंग्वेज दिया था वो हमने तमिल को दिया था। 2004 में हमने पहला क्लासिकल स्टेटस का स्टार्ट किया था, और पहला जो दिया था वो तमिल को दिया था। ये याद रखिएगा, पीछे में पूछेगा कि पहला जो स्टेटस दिया था वो तमिल को दिया था। अब इसका जो डिफिनीशन है कि किसको क्लासिकल मानेंगे, इसमें बड़ा मतभेद है, मतलब बड़ा इन्होंने चेंज किया है। पहले कहा कि बहुत एंशिएंट होना चाहिए, 1000 साल का कम से कम इनका टेक्स्ट होना चाहिए, और वो कनेक्टेड होना चाहिए, जो लैंग्वेज है वो कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और किसी से भी उसका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, कहीं से बारोइंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे में शुरू में सिर्फ तमिल हुआ कि जो एकदम ऐसा है, लेकिन बाद में ये भी होने लगा कि कोई भी लैंग्वेज एकदम कनेक्टेड नहीं हो सकता है, तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे मराठी का था, काफी चेंज था, तो इन्होंने कहा कि धीरे धीरे चेंज किया। जो दूसरा वाला चेंज किया 2005 में, इन्होंने चेंज करके बोला कि 1500 से 2000 तक का इनका हिस्ट्री होना चाहिए, पुराना होना चाहिए।
और क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिस्टिंक्ट होना चाहिए जो मॉडर्न में है, एकदम सेम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टिंक्ट चलेगा। इसको थोड़ा सा हटाने के कारण इन्होंने 5 लैंग्वेज को ऐड किया था, टोटल 6 हो गए थे। तमिल पहले, तमिल के बाद 5 और किया, 6 हो गए। अब फिर धीरे धीरे इन्होंने 2012 में एक पथारे कमेटी बनाया मराठी के लिए कि मराठी लैंग्वेज को भी दिया जाए। लेकिन अब यह है कि हर एक लैंग्वेज का बारोइंग होती है, बारोइंग कहीं ना कहीं से होगा, तो उसमें तो अब बारोड नहीं होना चाहिए। तो अभी इन्होंने रिसेंटली चेंज किया है कि बारोड है तो चलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसका खुद का स्क्रिप्ट होना चाहिए, खुद का टेक्स्ट होना चाहिए, और खासकर प्रोज में, पोएट्री के साथ साथ प्रोज भी होना चाहिए। प्रोज पोएट्री ये सब पढ़ा होगा ना क्लास 12 तक। तो यहाँ पे इन्होंने अभी जब चेंज किया तब जाके इन्होंने बाकी के लैंग्वेज को दिया। ठीक है, अब इसको देने से क्या फायदा होगा, फंडिंग ज्यादा मिलेगी। अब होता है ना क्लासिकल स्टेटस लेके क्या फायदा कर लिया, तो सबसे फायदा ये होगा कि अब इनको गवर्नमेंट फंडिंग करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगा। और इससे ये होगा कि जो इनका स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ने के लिए नहीं, जैसे होता है ना कि आसामीज लैंग्वेज के बहुत से स्क्रिप्ट है जो पढ़े नहीं है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर पैसे लेके लोगों को लगाना पड़ेगा ना कि पढ़ो क्या मतलब है और भी टेक्स्ट से लाओ, तो उसमें पैसे लगते हैं। तो फंडिंग अब इंक्रीज हो जाएगा इन सब लोग जितने भी लैंग्वेज हैं। क्लियर? So this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best.